सभी अभिभावकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आप ढूंढ रहे हो अपने लाडले या लाडली के लिए जयपुर में सबसे अच्छा एग्रीकल्चर स्कूल, तो रुकिए। पहले मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर स्कूल के बारे में। पहले एग्रीकल्चर स्कोप के बारे में, क्यों ले अपना एग्रीकल्चर, उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या संभावनाएं एग्रीकल्चर दिलाने के बाद में अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर। तो सबसे पहले अभी 10वीं का परिणाम जारी हो चुका है और हर अभिभावक मन में कंफ्यूज हो रहा है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाए। कुछ अभिभावक सोच रहे हैं कि आर्ट्स दिलाए, साइंस मैथ दिलाए, बायोलॉजी दिलाए, या फिर कॉमर्स दिलाए, या फिर एग्रीकल्चर दिलाए। तो अभी कंफ्यूजन की स्थिति चली हुई है। तो आप सभी के लिए ये मेरा ये जो वीडियो है, 10-12 मिनट का वीडियो है, इसको पूरा देखिए, क्योंकि मैं बात करूंगा आपके बच्चे के भविष्य के बारे में और आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए बात करेंगे, अगर आपके बच्चे की पहले इंटरेस्ट की बात करें, किस में रुचि सबसे ज्यादा है, पहले तो आप बच्चे से बैठकर बात करिए। देखो, अगर आपकी भी सोच ये है कि अपना बच्चा किसी इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए, आगे जाकर इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, तो उस बच्चे को आप साइंस में दिला सकते हो। अगर आपके बच्चे की रुचि है और आपकी भी सोच ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करे, आगे जाकर डॉक्टर बने, तो आप उसको बायोलॉजी या पीसीबी सब्जेक्ट आप दिला सकते हो। अगर आप कॉमर्स की बात करें, अगर सीए की तैयारी करवाना चाह रहे हो कि बच्चा सीए करे या कोई भी वकालत का कार्य करे, तो आप उसको कॉमर्स सब्जेक्ट दिला सकते हो। लेकिन अगर बात करें कॉमर्स आर्ट्स के बारे में, तो आर्ट्स में आप सभी को पता काफी स्कोप है। जो भी गजेटेड ऑफिसर की पोस्टें होती है, जो भी प्रशासनिक पोस्टें होती है, जितनी भी भर्तियां आती है, सबसे ज्यादा आर्ट सेक्टर में आती है, तो वो भी आप दिला सकते हो। और आज मेरा ये जो वीडियो रहेगा, ये रहेगा सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। तो एग्रीकल्चर बच्चे को क्यों दिलाई जाए, इसके बारे में विस्तार चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर के बारे में, तो देखो एग्रीकल्चर, अगर आप 11वीं में बच्चा 11वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेता है, उसके बाद में बच्चा 12वीं पढ़ेगा और उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर, 4 साल की एक डिग्री होती है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स। उसके बाद में एमएससी होती है, मास्टर डिग्री होती है, और उसके बाद में एग्रीकल्चर में पीएचडी डिग्री होती है, जो कि डॉक्टर की एक उपाधि दी जाती है, साइंटिस्ट। मतलब आप कह सकते हो उसको डॉक्टर। जो भी जितनी क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, इन सब का एक डॉक्टर होता है। तो ये जो इसकी प्रोसेस है, 11वीं 12वीं के बाद में 4 साल की बीएससी, एमएससी, उसके बाद में पीएचडी। अब बात करूंगा मैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में कहां से शुरुआत की जाती है, 11वीं से। देखो एग्रीकल्चर में रोजगार की बात कर लूं, तो रोजगार की बात करें तो आप सभी को पता 2012 के बाद में जितना क्रेज एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब पिछले 13 साल के अंदर जितना, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है, गवर्नमेंट वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आई है। आप सभी जो जितने भी डाटा है, आरएसएसएमबी बोर्ड या आरपीएससी की आप वेबसाइट पे चेक करें, कृषि विभाग में जितनी भर्तियां पिछले 13 साल में जारी हुई है कृषि और पशुपालन विभाग में, उतनी भर्तियां किसी भी सेक्टर में जारी नहीं हुई। हर 2 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में भर्ती आ रही है। और सबसे बड़ी भर्ती की बात करें तो कृषि पर्यवेक्षक, ये एक जो कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि पर्यवेक्षक, ये वैकेंसी हर 2 साल में कृषि विभाग द्वारा जारी की जा रही है। तो 2012 के बाद में जितने राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर की तरफ स्टूडेंटों का रुझान हुआ, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और आजकल सब गार्जियंस भी समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बेरोजगार विद्यार्थियों की संख्या कम है, ओवरऑल स्टूडेंटों की संख्या भी कम है। क्योंकि आपको पता है, नीट की बात कर ले तो नीट के में लाखों, लगभग 25 लाख विद्यार्थी पूरे ऑल इंडिया से एग्जाम देते हैं नीट का। और एग्जाम काफी टफ होता है। बच्चा जो शुरू से इंटेलिजेंट होता है, सुपर सुपर स्टूडेंट होता है, उसको गार्जियन नीट की तैयारी करवाते हैं ताकि बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करे, डॉक्टर बने। लेकिन हर विद्यार्थी सफल नहीं हो पाता। मानसिक जो टेंशन रहती है, वो सबसे ज्यादा नीट सेक्टर में होती है। आपने देखा हो अखबारों के अंदर भी सुसाइड केस भी, जो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, उनके भी जो साइंस सेक्टर है, बायोलॉजी, उसमें ज्यादा ये संभावनाएं रहती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, सबसे इजी सेक्टर। अभी जो पांचों सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, साइंस, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर, पांचों में सबसे इजी जो सब्जेक्ट होता है वो एग्रीकल्चर होता है। और वैसे बात करें, सोच की बात करें, तो गांवों के अंदर कुछ लोग ये सोचते हैं कि बच्चा अपना औसत है, बिल्कुल वीक है, 70-80% वाला बच्चा है, औसत बच्चा माना जाता है, तो उसको अपन एग्रीकल्चर दिला दे ताकि ये 12वीं में अच्छा परसेंटेज भी बना लेगा, उसके बाद में रोजगार की संभावना भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन
मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं एग्रीकल्चर में, जयपुर के अंदर बात करूं मैं, जयपुर के अंदर जितने भी गजेटेड ऑफिसर है, चाहे वो सचिवालय की बात कर लो, चाहे आप जो प्रशासनिक पोस्टों पर जितने भी अधिकारी है, वो अपने बच्चे बच्चियों को एग्रीकल्चर में ज्यादा एडमिशन दिला रहे हैं। हो सकता है और चल भी रहा, सरकार की भी प्रोसेस यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए। तो लगातार मैं आरएएस आईएएस की बात करूं, जितने भी अधिकारी है जयपुर के अंदर, अभी सबकी सोच ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने बच्चों का करियर एग्रीकल्चर में भेजा जाए। उसके मद्देनजर रखते हुए ये जो कृषि विभाग है, लगातार 2012 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 2013 के अंदर, 2015, 2018, 2021, 2024 और अभी 2026 जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1100 पोस्टों का कृषि पर्यवेक्षक का, लगातार छठी भर्ती है, ये 7वीं भर्ती है, लगातार हर 2 साल में वैकेंसी जारी है। अगर बात करें ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डब्ल्यू बोलते हैं जिसको, सहायक कृषि अधिकारी, ये मतलब बीएससी करने के बाद वैकेंसी आती है, तो हर 2 से 3 साल बाद में ये वैकेंसी आ रही है। इससे ऊपर की पोस्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, और एक वैकेंसी होती है एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये एग्जाम जो होता है ये हर साल वैकेंसी आ रही है। एएफओ आईबीपीएस करवाता है, आईबीपीएस करवाता, हर साल ये वैकेंसी होती है, लगभग अक्टूबर नवंबर माह में एग्जाम होता है। जो भी स्टूडेंट बीएससी कर लेते हैं, 4 साल की जो डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद में इसका अप्लाई कर सकता है। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बैंक खुलते हैं, जितने भी बैंक खुलते हैं, मान लो अभी पंजाब नेशनल की 100 ब्रांचें खुल गई पूरे ऑल इंडिया में, तो उनको 100 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जो केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसानों को लोन देता है, हर बैंक में एक कर्मचारी होता है एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, वो किसानों को लोन देता है। एग्रीकल्चर में जितने भी किसान होते हैं उनको लोन देता है, वो पोस्ट होती है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी को लिया जाता है। तो ये जो वैकेंसी है आईबीपीएस एएफओ, आईबीपीएस करवाता है इसका एग्जाम कंडक्ट हर साल। पिछले 2011 से लेकर अभी 2026 चल रहा, लगातार 16 साल हो गए। 16 साल में हर साल वैकेंसी जाती है, और ये जो वैकेंसीज है ये हर साल आएगी भी, ये हर साल आएगी भी, क्योंकि जब तक बैंक है जब तक ये पोस्ट निकलती रहेगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर इपको हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गई, इसके अलावा इपको, एजीटी, टीजीटी, और जितनी भी एग्रीकल्चर वैकेंसियां जो बीएससी करने के बाद 12वीं के पास, ये जो कृषि परीक्षा के 12वीं एग्रीकल्चर के बाद की वैकेंसीज है, तो इतना अच्छा स्कोप रहा। मैं पिछले 13 साल की बता रहा हूं, 13 साल में जितनी एग्रीकल्चर सेक्टर में वैकेंसी आई उतनी कभी किसी सेक्टर में नहीं आई। अब मैं बात करूंगा, देखो एग्रीकल्चर के 12वीं के बाद में बच्चा क्या करे। देखो 11वीं और 12वीं तो बेसिक चीज होगी कि 11वीं में एग्रीकल्चर ले लिया बच्चा, उसके बाद में 12वीं पढ़ेगा। 12वीं के बाद में ये जो डिग्री बताई थी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर, इसके लिए क्या करना पड़ता, इसके लिए करना पड़ता है एक एग्जाम लगता है जेट, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, और एक एग्जाम लगता है सीयूईटी, जिसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आपका जो बच्चा है 11वीं और 12वीं पढ़ने के बाद ये एग्जाम देगा जेट और सीयूईटी, ये एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसके बाद में उसको कॉलेज मिलती है, जो राजस्थान के किसी भी जिले में उसको कॉलेज मिल सकती है। उसके बाद में ये बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होती है। डायरेक्ट आप 12वीं एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद डायरेक्ट डिग्री नहीं कर सकता बच्चा, उसको ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे 12वीं में बायोलॉजी लिया किसी बच्चे ने, उसके बाद में नीट का एग्जाम लगता है, नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही वो डॉक्टर या एमबीबीएस की डिग्री कर सकता है। वैसे ही एग्रीकल्चर में जेट और सीयूटी। अब मैं बात करूंगा जेट और सीयूटी की। देखो ये जेट और सीयूटी, और एक होता है 11वीं 12वीं। जेट सीयूटी क्या है, देखो जेट की बात कर लू मैं, देखो जेट, ये जेट और ये हो गया सीयूटी, सेम एक ही है, डिग्री मिलेगी बीएससी एग्रीकल्चर, डिग्री एक ही है, दोनों एग्जामों की आप तैयारी करें। फर्क क्या है, फर्क केवल इतना सा है, ये आरएएस है, जैसे आरएएस राजस्थान के अंदर होता है,
और ये हो गया आईएएस। आईएएस एक आरएएस अधिकारी और एक आईएएस अधिकारी, दोनों की पोस्ट सेम मानिए, क्योंकि ये भी प्रशासनिक कार्य करता है, ये भी प्रशासनिक कार्य करता है। ये एक जिले का कलेक्टर के बराबर हो गया, ये एक तहसील में एसडीएम टाइप में इस टाइप का हो गया। है पोस्ट गजेटेड पोस्ट है, प्रशासनिक पोस्ट है, दोनों की पोस्ट सेम है। अगर जेट की बात करें, ज्वाइंट इंटरेस्ट टेस्ट, तो इसमें अगर सिलेक्शन होता है बच्चे का तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए होता है। राजस्थान में ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। जैसे मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान में उदयपुर हो गया, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोई से भी जिले में, जो 41 जिले हैं, किसी भी जिले में इसका सिलेक्शन हो गया, बच्चा राजस्थान से बीएससी करेगा, डिग्री एक है। और सीयूईटी इसके अंदर अगर सिलेक्शन हो गया तो इसमें पूरे ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम कौन करवाता है? एग्जाम, इसका एग्जाम करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है वही संस्था इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नीट के एग्जाम। और इसका जो जेट का एग्जाम है ये यूनिवर्सिटी कराती है। राजस्थान के अंदर देखो 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, एक तो है जोबनेर के अंदर, मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूं। जोबनेर है, एक है बीकानेर, एक है उदयपुर, एक कोटा और एक है जोधपुर। जोधपुर देखो, ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, हर 2 साल में जोबनेर यूनिवर्सिटी 2 साल पेपर लेगी जेट का, 2 साल ये लेगी, 2 साल ये यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी, 2 साल ये कराएगी, फिर 2 साल ये कराएगी, फिर वापस 2-2 साल। हर यूनिवर्सिटी 2-2 साल एग्जाम करवाती है जेट का। और ये जो एग्जाम होता है लगभग जून माह में, इस साल 21 जून इसकी टेंटेटिव डेट। ये जो एग्जाम होगा लगभग मई के अंतिम सप्ताह में ये एग्जाम होता और एनटीए करवाता। सिलेबस की मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा, मैं सिर्फ इतना सा बेसिक बताता हूं। देखो जेट एग्जाम कौन देता है? जो विद्यार्थी 12वीं में एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहा वो पूरे के पूरे बच्चे एग्जाम देते हैं। जेट का भी फॉर्म भरते हैं, सीयूईटी का। इसमें सिलेक्शन हो गया तो बच्चा ऑल इंडिया में, राजस्थान में भी सिलेक्शन हो सकता है, पंजाब हो जाए, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट में सिलेक्शन हो सकता है। और इसमें सिलेक्शन हो गया तो इन 5 यूनिवर्सिटियों के अंडर में जितने भी कॉलेज है, हर यूनिवर्सिटी के अंडर में 5-5, 6-6 कॉलेज आती है सरकारी, उनमें सिलेक्शन हो सकता है। मान लो अभी जोबनेर की बात कर ले तो जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर मान लो लालसोट दौसा कॉलेज हो गई, फतेहपुर हो गई, ये जितनी भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, टोंक हो गई, जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर 5 से 6 एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज है, किसी में भी सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो बात करें सीटें कितनी है। जेट का जो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है लगभग राजस्थान से 45,000 विद्यार्थी, राजस्थान से लगभग 45,000 विद्यार्थी ये एग्जाम देते हैं। 45,000 विद्यार्थी जिसके पास 12वीं में एग्रीकल्चर है। और इनमें से लगभग 5880 सीट, 5880 सीटों पर गवर्नमेंट कॉलेजों में सिलेक्शन होता है। देखो ये सीटें जो है ना 100, 200, 300 सीटें हर साल 200, 100 सीटें बढ़ती है, क्योंकि राजस्थान सरकार कॉलेजों की संख्या बढ़ा देती है। अभी वर्तमान की बात करें तो लगभग 5880 सीटों पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। मतलब आप इसको 6000 मानिए, 45,000 बच्चे एग्जाम देंगे, 6000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये 6000 बच्चे कॉलेजों में जाएंगे और वहां पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल। फिर अगर आपका बच्चा एमएससी करेगा, 4 साल की बीएससी होगी, फिर 3 साल एमएससी करेगा, मास्टर डिग्री। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। यहां पर देखो बीएससी कर लिया तो बीएससी में हो गई 5800 और 80 सीट मान लो, 6000 मान लीजिए इनको। 12वीं में बच्चों ने एग्जाम दिया 45,000 बच्चों ने, और यहां सेलेक्ट हो गए, बाकी सब फेल हो गए, और 5880 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में 4 साल बीएससी के बाद में उस बच्चे से माँ बाप जो शिक्षित परिवार से हैं और बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, अच्छी हो, तो यहां पर ये 5880 बच्चे फिर एग्जाम देंगे, इसको बोलते हैं प्री पीजी, राजस्थान प्री पीजी। और ये 5800 बच्चे देंगे और लगभग इसमें 480 के लगभग सीटें, 480 के लगभग, मैं फिर बता रहा हूं 10-20 सीटें हर साल यूनिवर्सिटियों की संख्या, कॉलेजों की संख्या बढ़ने पर
सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। लगभग 480 बच्चों का सिलेक्शन होगा प्री पीजी। जैसे जेट का एग्जाम दिया, यहाँ आए, यहाँ पूरे जेट से सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये एमएससी के लिए एग्जाम देंगे, 480 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये बच्चे करेंगे एमएससी। और लगभग उसके बाद में पीएचडी के लिए भी ये सब 480 बच्चे जिन्होंने एमएससी की है, वो सब बच्चे एग्जाम देंगे पीएचडी का। उसके बाद में लगभग 40 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा पीएचडी के लिए। पीएचडी, ये फिर पीएचडी करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई। तो आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है कि अंतिम पढ़ाई तक क्रीम बच्चों को, क्रीम जो क्रीम से क्रीम है, और ये बच्चे बनते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक। तो आप समझ सकते हो बच्चों की छटनी होते होते आ गई। एग्जाम को इजी समझे, बहुत ही इजी एग्जाम होता है, सिर्फ क्वालिटी के वाले बच्चे ही एग्जाम क्वालिफाई करते जाएंगे। अब आप ये ना सोचे, नीट में 25 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, पढ़ाई भी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ी सी हार्ड है, फिजिक्स, डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा। एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट मानिए इसको, या सबसे इजी सब्जेक्ट मानिए। अब देखो मैं आगे चल बढ़ता हूं, जेट और सीयूटी की बात कर रहे थे, तो यहां पर बच्चों की पढ़ाई होगी। सीयूटी की बात करें तो ये आपको पता आईएएस है, और ये एग्जाम और भी हार्ड पड़ेगा। इसमें पूरे ऑल इंडिया के लगभग 3 लाख विद्यार्थी, 3 लाख विद्यार्थी, जैसे राजस्थान है 41,000 बच्चे राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सभी स्टेटों के बच्चे एग्जाम देंगे, तो लगभग 3 लाख विद्यार्थी की संख्या होगी एग्जाम में। और यहां पर सीटें हैं मात्र, पिछले साल 2890 सीट थी, इस साल लगभग 160 सीटें और बढ़ी है, क्योंकि कुछ 4-5 यूनिवर्सिटियां थी जो एग्रीकल्चर के बच्चों को नहीं लेते, अब वो भी अलाउ कर दिए, तो लगभग 3000 सीटें मानी, 3 लाख बच्चों में से 3000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब दूध से क्रीम निकल गई। अब ये पूरे ऑल इंडिया में अगर इतने ही बच्चे पढ़ाई करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप सब समझदार हो, क्रीम है वो बच्चे, मतलब उनकी नौकरी के बारे में सोचना ही व्यर्थ है कि अपना बच्चा करेगा क्या। तो यहीं से वो हो गया। स्कॉलरशिप की बता देता हूं मैं, छात्रवृत्ति। देखो कृषि विभाग ऐसा विभाग है जो कृषि विभाग खुद एग्रीकल्चर के अंदर छात्राओं को स्कॉलरशिप देता है। अगर आपकी बच्ची 11वीं क्लास में है तो 15,000 रुपए कृषि विभाग की तरफ से बच्ची के खाते में डाले जाएंगे हर साल। फिर 12वीं पढ़ेगी, उसको फिर 15,000। जब बीएससी करेगी, जेट एग्जाम क्वालिफाई करके बीएससी करेगी जेट के थ्रू, तो उस बच्ची को मिलेंगे 25,000। और जब एमएससी करेगी तो आप पूछो मत, एसआरएफ जीआरएफ करेगी तो लगभग 25 से 30,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। तो छात्राओं के लिए तो मैं कह रहा हूं एक पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। ये सीयूटी की बात कर लो, इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटियां, देखो ये सब सरकारी है, जितनी भी यूनिवर्सिटियां मिलेगी सरकारी यूनिवर्सिटियां मिलेगी। सरकार छात्राओं के लिए तो इतनी सुविधा दे रही है, छात्रों छात्राओं के लिए इसमें 54,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, हर बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। मतलब आप कह सकते हो हर महीने के 4,500 रुपए एक तनख्वाह बन जाती है, हर स्टूडेंट को मिली है, लड़का हो चाहे लड़की हो। यहां पर बॉयज जो होते हैं ना, जेट के थ्रू अगर किसी को कॉलेज मिल रही है, बॉयज जो होते हैं ना, उनको जो समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति मिलती है, लगभग एवरेज 12,000 रुपए के लगभग, तो लड़कों को वो मिलती है, लेकिन लड़कियों को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब हर महीने के 2,000 से ऊपर 2100-2200 रुपए हर मंथ, मतलब वो एक साथ आती है 25,000 रुपए। तो ये था जेट। अब देखो, अगर बच्चा औसत है तो उसको जेट की तैयारी करा सकते हो। सीयूटी की तैयारी इसके लिए चाहिए साल भर, कम से कम मिनिमम साल भर। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं। देखो फीस की बात बाद में करेंगे, पहले सुविधाओं की बात कर लेते हैं। ये देखो, हम स्कूल की बात करें, एएसपी एग्रीकल्चर स्कूल जो रिद्धि सिद्धि चौराहे पर संचालित है, यहां पर हम स्टूडेंट के साथ, देखो जेट और सीयूटी हमारी जो संस्था है 2017 में इसकी स्थापना हुई, और पिछले 8 साल से लगातार पूरे राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी दे रही है। और हर साल लगभग हर यूनिवर्सिटी, चाहे जेट की बात करें सीयूटी की बात करें, सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती आ रही है और भविष्य में भी देती रहेगी।
किस हिसाब से हम तैयारी करवा रहे हैं और क्यों दूसरे इंस्टीट्यूटों से एएसपी लगातार हर साल ग्रोथ करता जा रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूं। हम जो बच्चों के साथ सुबह जेट और सीयूटी, मान लो आपकी बच्ची ने या बच्चे ने 11वीं में एडमिशन लिया, 11वीं एग्रीकल्चर में एडमिशन करवाया। हाँ, एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, खासकर इंग्लिश मीडियम के जो अभिभावक है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जयपुर के अंदर अच्छा और एग्रीकल्चर का इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढ रहे हो तो आप कहीं ना जाइए, क्योंकि पूरे जयपुर के अंदर जो भी जयपुर जिला बसा हुआ है, जहां पर मैन सेंट्रल जयपुर के अंदर इंग्लिश मीडियम के 10वीं तक के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े स्कूल है, और वहां की बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा, सब 5 मंजिला, कोई 2 मंजिला, कोई 7 मंजिला, बड़े बड़े स्कूल है। खासकर मैं बात कर लूं मानसरोवर साइड में, प्रताप नगर साइड में करोड़ों रुपए बिल्डिंगों पे खर्चा किया गया और वो फैसिलिटी मिली हुई है। एग्रीकल्चर अगर आप दिलाना चाह रहे हो इंग्लिश मीडियम में, तो पूरे जयपुर के अंदर इंग्लिश मीडियम का कोई भी स्कूल नहीं है, तो आप सर्च ना करें। सिर्फ एक स्कूल एएसपी एग्रीकल्चर स्कूल, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम के तो आपको 5-6 स्कूल मिल जाएंगे जयपुर के अंदर, मैन जयपुर के अंदर। बाकी इंग्लिश मीडियम का आप सर्च ना करें। 3-4 स्कूल है जो बहुत बड़े स्कूल है, लेकिन वहां 5-5, 7-7 बच्चों की संख्या रह गई, क्योंकि पूरे जयपुर के बच्चे सिर्फ एएसपी में आते हैं। वो क्यों आते हैं? और दूसरे जिलों की बात कर ले, दूसरों जिलों के बच्चे भी जयपुर एएसपी में क्यों आते हैं, क्यों एएसपी अपनी अलग पहचान बनाए, मैं बताता हूं। बच्चे का एडमिशन करवाया आपने 11वीं में, हम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बच्चे को जेट और सीयूटी की तैयारी करवा रहे हैं। सुबह 8 से 12 बजे बच्चा जेट और सीयूटी की पूरे साल भर तैयारी करा रहे हैं। उसके बाद में बात करें, 12 से 1 बजे बच्चे का लंच, खाने पीने का लंच। वैसे भी यहाँ हर 2 घंटे की जो क्लास होती है, हर क्लासों का टाइम 1-1 घंटा, हर पीरियड 1 घंटे का होता है। 8 से 9, 9 से 10, 10 बजे बाद में इन बच्चों को 10 मिनट का ड्रिंक ब्रेक देते हैं, फिर 2 घंटे क्लास चलेगी। 12 बजे हर बच्चे को 12 से 1 बजे खाने पीने का लंच होता है, सभी बच्चे लंच लेके आते हैं। उसके बाद में 1 बजे से 5 बजे तक, शुरुआत में टाइम 1 बजे से 4 बजे, 3 घंटे होती है। यहां पर 11वीं और 12वीं क्लासें लगती है, तो बच्चा जेट सीयूटी साथ में और साथ में 11वीं 12वीं भी साथ में पढ़ता रहेगा पूरे साल भर। देखो, जेट सीयूटी की तैयारी कराना चाह रहे हो, कुछ गार्जियन सोचते हैं कि फाउंडेशन करवाए या स्कूल में करवाए। देखो, आपको बता देता हूं, आप एएसपी में आए या ना आए, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप राजस्थान के किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाए, लेकिन उसी स्कूल में एग्रीकल्चर दिलाए जो साथ में जेट और सीयूटी की तैयारी करवाता है। क्योंकि अगर आपने 11वीं और 12वीं बड़े बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़ी फैसिलिटी देखकर अगर आपने एडमिशन करवा दिया किसी स्कूल में, तो आपको पता 12वीं के बाद में जेट और सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर बच्चा वहां फेल हो गया, 90% बच्चे वहां असफल हो जाते हैं, क्योंकि जेट और सीयूटी का थोड़ा सा पैटर्न कंपटीशन पैटर्न है और सब्जेक्टों का पैटर्न चेंज है। अगर आपने फाउंडेशन नहीं करवाया तो वो बच्चा सफल होने की संभावना कम रहती है। 12वीं में चाहे आप मेरिट में आ रहा है आपका बच्चा, वो मायने नहीं रखता। एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे जाने के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए मेन एग्जाम होता है जेट और सीयूटी। अगर ये क्रैक नहीं करेगा तो बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा, फिर अफसोस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और जेट सीयूटी में पास होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास होती है वो होती है 11वीं। कुछ गार्जियंस इस 11वीं क्लास को बिल्कुल इजी ले लेते हैं कि यार 11वीं है, वैसे ही पास हो जाएगा, स्कूल में पटक देते हैं। 12वीं में कोई अच्छी स्कूल में पढ़ा देता है। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि 12वीं में बच्चे के ऊपर अगर आप फाउंडेशन करवा रहे हो तो जेट सीयूटी क्लियर करने का प्रेशर और साथ में 12वीं बोर्ड का प्रेशर, डबल प्रेशर हो जाता है वो बच्चे के ऊपर। इसलिए आप जब भी एडमिशन दिलाओ सिर्फ 11वीं में दिलाओ। 12वीं में भी दिलाते हैं जो गार्जियंस को पता नहीं होता। तो मेरी ये वीडियो अगर कोई भी गार्जियंस देख रहा तो आप बच्चे को 11वीं के साथ ही फाउंडेशन कराएं, क्योंकि 11वीं में बच्चा अपने बेस तैयार कर लेगा और जेट सीयूटी का बेस तैयार हो जाएगा, और 12वीं में उसके ऊपर बिल्कुल टेंशन फ्री पूरे साल भर 12वीं के साथ भी जेट सीयूटी की तैयारी करेगा, बच्चा आराम से सीयूटी में चला जाएगा। 2 साल की तैयारी मतलब सीधा सीयूटी इंडिया लेवल पे, और 1 साल की तैयारी मतलब जेट की टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन। अब कुछ गार्जियंस क्या करते हैं, 11वीं 12वीं में सरकारी में पढ़ा दिया या फिर कोई बहुत बड़े ब्रांड इंस्टीट्यूट में पढ़ा लिया। देखो मैं आपको बताऊं,
कभी भी माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, कभी भी कोई बिल्डिंगें ना देके, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार भाई, वहां पर स्ट्रक्चर ऐसा है यार, वहां पर उस स्कूल में 20 बसें हैं यार, उस स्कूल का खेल ग्राउंड इतना बड़ा है, वो है। खासकर मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं। इन ये चीजें दूसरी तरफ रखे, हमेशा टीचरों की क्वालिटी देखें। जो टीचर क्वालिफाई है, जो टीचर बेस्ट टीचर है, आप एक झोपड़ी में पढ़ाकर भी बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आप हमेशा किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले उनके टीचरों की क्वालिटी देखें। टीचर क्या करा हुआ है, वर्तमान में क्या कर रहा है, कितने साल से पढ़ा रहा है, क्या बच्चों को सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या अपने बच्चों का फ्यूचर कर पाएगा। आप बिल्डिंगों पे ना जाए, क्योंकि जयपुर की खासकर बात करें तो यहां पर जमीन कम से कम 20-20, 30-30 करोड़ की जमीनें हैं, फ्लैट है, वहां पर बिल्डिंग खड़ा करना अरबों रुपए का खर्चा है। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड इंस्टीट्यूट है, वो अपना स्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बना रखा है, लेकिन टीचरों की क्वालिटी, ये एग्रीकल्चर है, आप इसमें बच्चा जो झोपड़ी में रहकर पढ़ सके, लेकिन टीचर अच्छे होने चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम है, जैसे नीट का एग्जाम है, बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, घर वाले फैसिलिटी देखते हैं, अब खाने पीने की फैसिलिटी देखिए आप, बच्चे को जहां भी जो हॉस्टल में पढ़ रख रहे हैं, खाने पीना अच्छा होना चाहिए, पहला स्वास्थ्य जरूरी है। टीचरों की क्वालिटी कोई नहीं देखता, टीचरों की क्वालिटी ही देखे, क्योंकि एग्जाम जेट और सीयूटी, क्योंकि बच्चे को 2 साल अगर आप पढ़ा रहे हो 11वीं और 12वीं, तो बच्चा सीयूटी में जाए, उन टीचरों से आप बैठ के बात करें। देखो हम हमारा जो सिस्टम है, 8 से 12 बजे जेट और सीयूटी की तैयारी की जाती है, 12 से 1 बजे बच्चों का लंच रहता है, और 1 से 5 बजे 11वीं और 12वीं क्लास है, पूरे साल भर एग्जाम तक। अब कुछ गार्जियंस कह रहे पता नहीं हम एग्रीकल्चर दिला दे और बच्चे का हमारा जेट में ही सिलेक्शन नहीं हो, सीयूटी में ही सिलेक्शन नहीं हो, तो उन गार्जियंस से कहना चाहूंगा, देखो जो एग्जाम का फॉर्म भरता है, आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए वो कर सकते हो। बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है, 1 साल जेट सीयूटी की तैयारी करेगा, साथ में 11वीं की क्लास लेगा। जब जेट और सीयूटी का फॉर्म भरे तो आप फॉर्म की फीस अलग से जमा करवाए, बच्चे का फॉर्म भरे, एग्जाम दिलाए। जब इसका रिजल्ट आता है तो आपका बच्चा क्वालिफाई तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास 12वीं योग्यता नहीं है, 12वीं पास नहीं है, कॉलेज उसको आवंटन नहीं होगी, लेकिन आप उसके नंबरों पर, उसके रिजल्ट पर पैनी नजर रख सकते हैं। आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए ये देख ले कि बच्चा साल भर पढ़ा और मेरा बच्चा क्वालिफाई होने के लायक नंबर ला रहा है, मतलब अपना बच्चा 12वीं पढ़ने के बाद भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हर इंस्टीट्यूट को, हम हर गार्जियंस को ये ऑफर करते हैं कि आप 11वीं में भरवाइए फॉर्म, एग्जाम दिलाइए। उससे देखो फायदा ये होता है कि बच्चा कुछ सीखता भी है। बच्चा फॉर्म भरेगा, 11वीं में भर देगा जेट सीयूटी का फॉर्म, एग्जाम दे देगा, क्योंकि आप फॉर्म फीस जमा करा रहे हो तो एग्जाम लग जाएगा। तो आप जब रिजल्ट आएगा, उसके नंबर शो होंगे, तो गार्जियंस खुश हो जाते हैं कि चलो अपने बच्चे ने 11वीं में इतनी मेहनत की, तो 12वीं में तो और अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। दूसरी बात करें, अब मैं बात कर रहा हूं स्कूल फीस की। देखो अगर 11वीं और साथ में जेट सीयूटी बच्चे को करवा रहे हो हिंदी मीडियम, तो हमारे संस्थान की जो फीस है 48,800 रुपए रखी गई है, ये पूरे साल भर की है। इंग्लिश मीडियम, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो उसकी 2,000 रुपए ज्यादा, 50,800 रुपए फीस रखी गई है। अगर 12वीं अगर बच्चों को करवा रहे हो तो 12वीं हिंदी मीडियम की 52,800 रुपए रखी गई है, और इंग्लिश मीडियम का अगर बच्चा है तो 54,800 रुपए फीस रखी गई है। अब देखो यहां पर जो फीस है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी संस्थान द्वारा दी जाएगी, इसमें पूरी जेट और सीयूटी की तैयारी पूरे साल भर, और इसमें स्कूलिंग की पूरी तैयारी साल भर। इसमें बच्चे को नोट्स भी, जेट सीयूटी के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, 11वीं की पूरी बुक से मिलेगी बच्चे को, 11वीं 12वीं की बुक्स मिलेगी, जेट सीयूटी के नोट्स मिलेंगे, बच्चे को ड्रेस भी संस्था द्वारा दी जाएगी, इसी फीस में ड्रेस भी होगी, बैग भी होगा, बुक्स होगी, उसको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी जाएगी, जेट सीयूटी और 11वीं 12वीं की ऑनलाइन क्लासें। आप सभी को पता आजकल ऑनलाइन तो खैर सभी इंस्टीट्यूट देने लगे। पूरे प्रॉपर रूप से उस बच्चे की बायोमेट्रिक की जाएगी, अटेंडेंस है जो गार्जियंस के पास डेली आने की और जाने की अटेंडेंस होती है। एएसपी कोचिंग अलग क्यों है, टोटल जो क्लासरूम रहेंगे एसी क्लासरूम है, टोटल जो क्लासें होगी डिजिटल पे होगी, डायग्राम की सहायता से बच्चों को थोड़ा सी आसानी रहती है, क्योंकि इससे जेट सीयूटी में भी बायोलॉजी सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसमें डायग्राम के माध्यम से बच्चों को पूरी तरीके से, ये जो पीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो दो इंस्टॉल में ये फीस जमा होती है। बाकी कुछ गार्जियंस होते हैं क्योंकि ग्रामीण परिवेश में
इतना पैसों का थोड़ा सा आर्थिक संकट रहता है, तो ये 2 की जगह 3 इंस्टॉल में भी संस्था द्वारा फीस ली जा सकती है। लेकिन ये जो फीस रखी गई है कंप्लीट पूरे साल भर की है, क्योंकि बहुत से संस्थान बीच में फिर बच्चों से मांगते हैं बोर्ड फार्म की फीस लाओ, प्रैक्टिकलों की फीस लाओ, और आज वो शैक्षणिक भ्रमण किया जा रहा है और आज वो किया जा रहा है। एएसपी संस्थान पिछले 8 साल में जो फीस ये रखी गई है, इसके अलावा 25 पैसे भी गार्जियन से नहीं लिया जाता। इसी फीस में आपकी बोर्ड फार्म भी है, प्रैक्टिकलों की फीस भी है, ड्रेस की भी है, बुक्स, बैग वैग, कंप्लीट खर्चा। इसकी बात करें हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो ये जो इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम अगर गार्जियंस मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, जयपुर में कोई स्कूल सर्च ना करना, क्योंकि सिर्फ एक एएसपी एग्रीकल्चर स्कूल है, एएसपी कोचिंग जयपुर के नाम से फेमस है, वहां सीधे आ जाना। इंग्लिश मीडियम का आपको ढूंढने से भी स्कूल भी नहीं मिलेगा और बेटर स्कूल भी नहीं मिलेगा। हिंदी मीडियम के तो बच्चे पूरे राजस्थान के वैसे ही जानते हैं। एएसपी पिछले 8 साल में लगातार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पूरे राजस्थान में 30% एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन एएसपी से हुआ। ये सब एग्रीकल्चर वाले टोटल स्टूडेंट जानते हैं। एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाए, देखो एडमिशन करवाना, अभी जो क्लासें इस सेशन का 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है, पहला बैच अभी एडमिशन चल रहे, 1 मार्च से एडमिशन चल रहे, 1 अप्रैल से प्रथम बैच जो चालू होगा, प्रथम बैच जो चालू होगा वो 1 अप्रैल से चालू होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार पहली जो क्लास होगी 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। सेकंड बैच होगा लगभग 15 दिन बाद में, थर्ड बैच होगा लगभग 15 दिन बाद में। तो अभी जो एडमिशन प्रक्रिया 30 मार्च तक आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एडमिशन अभी 11वीं में अगर आप एडमिशन करवा रहे हो, 12वीं में एडमिशन करवा रहे हो, तो आप अपने बच्चों के टोटल डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं। लेकिन संस्था के अंदर कभी भी एडमिशन कराने के दौरान, खासकर मैं 11वीं के गार्जियंस को बता रहा हूं, संस्था कोई भी आपसे कोई फीस नहीं लेती। जो भी बच्चा 11वीं में लेता है तो पहली बार कुछ बच्चे क्या होता है वो देखते हैं, तो संस्था में आए डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन करवाए बच्चे का, रजिस्ट्रेशन करवाए बच्चे का, और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये आईडी कार्ड मिलेगा, ऐसा आईडी कार्ड मिलेगा बच्चे का। इस आईडी कार्ड से आप 15 दिन तक, 11वीं के बच्चों की बात कर रहा हूं चाहे 12वीं का बच्चा हो, 15 दिन तक मतलब आप पूरे टीचरों से मिलिए, पूरे टीचरों से क्लास ले। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आप टीचरों से पढ़कर देखें। उसके बाद में आप सेटिस्फाई है तो आप अपने गार्जियन से बताएं, उसके बाद में ही संस्था में फीस जमा होगी। 15 दिन तक ये 1000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं, इसमें संस्था आपको बुक्स और बैग देगी। 15 दिन में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, या कुछ बच्चे होते हैं 11वीं में एडमिशन लेते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता, फिर वो कहते हैं पापा मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा, तो वो सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन है। संस्था द्वारा 15 अप्रैल तक 15 दिन तक बच्चे को डेमो देने के बाद वो फीस रिफंड हो जाती है। अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता तो वो 1000 रुपए बैग और बुक्स आप ऑफिस में जमा कराकर आप रिफंडेबल है। 15 दिन बाद में हम एंट्री कर देते हैं, तो उसके बाद में 1000 रुपए रिफंडेबल नहीं है। तो आप अपने बच्चे को 15 दिन तक क्लासें लेने के लिए आप प्रेरित करें, आराम से आप क्लासें लें, पूरी फैकल्टी आप देखें, क्योंकि आपको पता जेड सीयूटी में लगभग 9 फैकल्टी पढ़ाएगी और 11th-12th के अंदर लगभग 5 फैकल्टी है, 5 सब्जेक्ट है, तो सभी टीचर अलग अलग है। आराम से आप पढ़िए, क्लासें लेकर संतुष्ट होने के बाद ही आप संस्था में एडमिशन कराएं। उसके बाद में बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो टीसी, मार्कशीट, ये जो आधार कार्ड की फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, वो आप जमा कराकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। बात करूं आप हॉस्टल की सुविधा, तो देखो गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल सेपरेट अलग अलग है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग। गर्ल्स की बात करें तो हॉस्टल में छात्र जो होते हैं बॉयज, उसकी एवरेज 7000 रुपए फीस है, पर मंथ 7000 रुपए फीस है। अगर गर्ल्स की बात करें तो 7500 रुपए पर मंथ हॉस्टल की चार्ज है। अब देखो यहाँ पर गार्जियंस को हम बता देते हैं 7000 7500, गार्जियंस आने के बाद थोड़ा सा, ये जयपुर है, यहाँ पर देखो 3 सीटर भी हॉस्टल है, मतलब एक रूम में 3 स्टूडेंट रहते हैं, 2 सीटर है, कोई एसी वाला है, कोई नॉन एसी है। तो ये जो बताई जा रही रेट, ये नॉन एसी की है, ये रेट मिनिमम से मिनिमम रेट है। इसके अलावा अब कोई गार्जियन कहेगा हमारे को तो एसी वाला चाहिए, तो वो 1000 रुपए बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 8000 रुपए रेट बढ़ जाएगी। कोई गार्जियन कहता है नहीं मेरे तो साहब एक ही अकेला ही बच्चा रहे, एक कमरे में अकेला ही रहे, तो वो जो रेट है, कोई 2 का कोई 3 का, तो वो सबकी रेट अलग अलग है। तो हॉस्टल पे आप कभी भी वो नहीं करिए। संस्था द्वारा पहले सूचित किया जा रहा है आपको कि हॉस्टल मिनिमम जो रेट है वो 7000 रुपए दी गई है।
यहाँ पर आपकी फैसिलिटी के आधार पर 2 सीटर में रखना चाह रहे हो, 3 सीटर में और रेट डाउन हो जाती है, 2 सीटर में क्या रेट होती है, एसी वाले में, नॉन एसी, तो सभी की रेट अलग अलग है। संस्था का काम आपको 4-5 हॉस्टल दिखा दिया जाएगा, जो भी आप संतुष्ट हो कि ये उस हॉस्टल में हमारे को रखना, तो वहां की वो जो फीस है उसको आपको अलग से पे करना पड़ेगा। हॉस्टल की फीस हर महीने की 1 तारीख को जमा होती रहेगी। जब तक बच्चा पढ़ता रहेगा तब तक आप फीस जमा करा सकते हो। लाइब्रेरी की बात करें तो हॉस्टल के साथ वैसे कुछ 2 हॉस्टल ऐसे हैं जहां हॉस्टल के साथ ही लाइब्रेरी फ्री है, लेकिन 2 हॉस्टल ऐसे हैं जहां हॉस्टल के साथ लाइब्रेरी का चार्ज अलग है। लाइब्रेरी का एवरेज चार्ज होता है, खासकर जेड सीयूटी के बच्चे साथ में 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं तो उनको लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 8 घंटे वो संस्था के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो बच्चा घंटा 2 घंटा वैसे ही हॉस्टल में रेस्ट करेगा, तो इतनी लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं होती। बाकी लाइब्रेरी का एवरेज चार्ज 500 रुपए पर मंथ रखा गया। नेक्स्ट बात करें आपको आना कहां पर है एडमिशन के लिए, तो देखो एडमिशन के लिए आप गूगल पर, प्ले स्टोर पर आप ये नाम सर्च कर ले, एएसपी कोचिंग जयपुर, ये नाम आप सर्च कर लिया, एएसपी एग्रीकल्चर स्कूल, पूरा रिजल्ट यूट्यूब पर भी डाल रखा। और अगर आप चाह रहे हो ये नंबर, हमारा जो एड्रेस है वो है रिद्धि सीधी चौराहा, रिद्धि सीधी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास जयपुर। ध्यान रखिए, संस्था पिछले 7 साल से त्रिवेणी चौराहा चल रही थी, अब वर्तमान में रिद्धि सीधी चौराहा शिफ्ट हो गई, यहीं पे एडमिशन ऑफिस है, यहीं हॉस्टल है, यहीं लाइब्रेरी है, पूरा एएसपी कोचिंग अब रिद्धि सीधी चौराहा शिफ्ट हो गया है। तो आप जो भी गार्जियंस है, इस मिलते जुलते नामों को आप गौर से पढ़िए। ये जो एड्रेस है रिद्धि सीधी चौराहा वर्तमान में और फ्यूचर में, भविष्य में भी यही रहेगा। तो अगर एएसपी के नाम से अगर दूसरी जगह रिद्धि सीधी चौराहे के अलावा कहीं भी ब्रांच आपको दिख रही है तो आपको एडमिशन नहीं लेना। एएसपी कोचिंग जयपुर, और मैं स्वयं सीताराम भाकर, नाम शायद आप ऐप भी डाउनलोड करो या कोई भी देखो, ये जो नंबर है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपको, इन नंबर, ये ऑफिस के नंबर है और ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत नंबर है। तो आप किसी भी नंबर पर आप फोन करके और भी ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन प्लीज स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर मेरे व्यक्तिगत नंबरों पे आप फोन करिए तो शाम 6 बजे बाद में करिए, क्योंकि दिन भर में क्लासें होती रहती। तो गार्जियन से अगर कोई चाहे कि थोड़ा सा 10-5 मिनट और पूछे तो आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। बाकी ऑफिस की इंक्वायरी के लिए नंबर आपको दिए गए। तो धन्यवाद। ये वीडियो उन सभी जरूरतमंद स्टूडेंटों के पास जरूर शेयर करें जो फ्यूचर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, और एग्रीकल्चर इजी सब्जेक्ट है। तो सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि ये जो वीडियो है आप इस पर भी ट्रस्ट ना करके आप किसी भी और भी अच्छे एक्सपर्ट जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, जो भी कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता हो, या कोई भी अच्छा अधिकारी हो, या कोई भी स्कूल वाला हो, तो आप उससे भी अपनी राय लेकर आप अपने बच्चे का भविष्य, क्योंकि ये जो 11वीं क्लास में आप जो एडमिशन दिला रहे हो ये उस पूरे बच्चे का भविष्य है, तो सोच समझ के एडमिशन ले। और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे यही कहूंगा, किसी भी स्कूल में आप एडमिशन करवाए, देखो किसी भी स्कूल में आप एडमिशन कराए तो वहां की फैसिलिटी पर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उन चीजों पे आप गौर ना करें, सिर्फ वहां के टीचरों पर ही गौर करें, क्योंकि टीचर ही बच्चे के भविष्य का निर्माण करेंगे। आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा, किस टीचर से पढ़ रहा और उसका फ्यूचर क्या होगा, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो एक्सपर्ट होते हैं पढ़ाने वाले, वो क्वालिटी वाले देके, खाना क्वालिटी का देके, और पढ़ाने वाले क्वालिटी के देके। बाकी बिल्डिंगे, ये जितने भी जयपुर के अंदर जितने भी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये इन पे आप कभी भी ट्रस्ट ना करें। जयपुर की जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं वो नीट, बायोलॉजी, नीट, साइंस, मैथ उनके लिए बनी है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं। एग्रीकल्चर कृषि विषय है, एग्रीकल्चर कृषि का विषय है, किसानों का है। तो आप अपने बच्चे को वही संस्कार दे जो किसानों की भांति काम कर सके, जो किसानों की तरह झुग्गी झोपड़ी में पढ़ सके, ऐसी जगह दे। लेकिन बेस्ट चुने, सर्वश्रेष्ठ चुने और एएसपी जरूर चुने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।